जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी 2011 का PYQ करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग आज का एक सुविचार को देखते हैं। ये है ना कि डोंट ओवरथिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। तो इसका अनुभव तो हम सब में से अधिकतर लोगों के पास होगा ही। और अक्सर जब हम लोग अपने कार्य को छोड़ के ओवर थिंकिंग में लगते हैं तो उसका अल्टीमेट जो परिणाम होता है वो नकारात्मक सोच ही होता है। तो इससे यही हम लोग एक चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि जब काम करते हैं ना तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। आज का पहला जो भी प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है कि भारत में महानगर योजना समिति भारतीय पहला है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। फिर तीसरा पढ़ेंगे कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं का लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। फिर उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तो अपने इनसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा कथन है। तो पहले देखिए, अभी हम लोग 1 से 3 पढ़े थे ना, तो इसका क्या फ़ायदा है वो देखते हैं। कि देखिए इसमें जो बताया गया है ना कि तीसरे कथन में कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो देखिए ये जो है ना गलत है। अगर इसे हम लोग गलत करेंगे ना तो अपना 2 विकल्प खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पहला भी पढ़ेंगे, उससे भी अपना ये उत्तर आ सकता है। कैसे? देखिए एक में 1 2 है और दूसरे में 2 है। तो पहला पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। तो ये सही है। ये सही इसलिए है ना कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 था उसी के अनुच्छेद 243 का यो और ड जो है उसके अंतर्गत इसका प्रावधान है। अब इसके बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं ना वो हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहली बात कि इसका गठन कब होगा, जब वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। और दूसरी बात देखिए, अभी एक देख लिए कि 10 लाख से अधिक होना चाहिए। फिर क्या है कि देखिए इसका जो संरचना होता है ना उसमें क्या है कि कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत। तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो ये जो होंगे ना मनोनीत होंगे 1/3, और 2/3 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचन का क्या फिर एक शर्त होगा कि देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र से आएंगे। और किस आधार पे? तो जनसंख्या के आधार पे नगर निगम और जिला पंचायतों से लोग आएंगे। तो इतना इसके बारे में है। और इसका जो है ना क्या उद्देश्य, देखिए हम लोग देख ही लिए हैं कि ये महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास प्रारूप तैयार करती है। और इसके संबंध में इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। पहला है, स्थानीय सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है अस्थायी सरकार, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए इसका ना जो पहला है वो गलत है। और पहला इसलिए गलत है ना कि जो लाया जाता है अंतरिम बजट जो लाया जाता है वो एक तो कार्यवाहक सरकार है, दूसरा कि सरकार का गठन ऐसी स्थिति में हुई हो ना कि जब उस जो विशेष वित्तीय वर्ष का होगा उसमें पूर्ण बजट नहीं लाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपना जो ये वित्तीय जो वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ठीक, अब मान लीजिए किसी बार ऐसा होता है ना कि जैसे बजट रखा गया उसके बाद सरकार गिर गई, तो उस स्थिति में ऐसा लाया जाता है। तो ये 2 स्थिति होती है, इसलिए इसे गलत कर दिया जाता है। और दूसरा सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक तो अंतरिम बजट के बारे में जान लेंगे और दूसरा लेखानुमोदन के बारे में जानेंगे। अब देखिए पहला ये लेखानुमोदन है तो इसको देख लेते हैं कि लेखानुमोदन का क्या है ना कि देखिए यही जो अभी हम लोग देखें ना कि बजट का जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो
और बजट जो रखा उसके पहले 1 जनवरी से लेकर के इससे अपने मार्च तक का जो खर्च होगा ना, उसके लिए 1/6 जो वो राशि होती है वो सरकार के द्वारा अग्रिम रूप से निकाल लिया जाता है। तो इसी को जो है बोला जाता है लेखानुदान। और इसका अनुच्छेद क्या है, लोकसभा के अनुच्छेद 116 क में इसके बारे में बताया गया है। और अंतरिम बजट जो है उसका तो पहली बात बजट के समान ही इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। और जो शर्त है वो अभी हम लोग दोनों देख ही लिए थे। और अंतरिम बजट के बाद जो है ना पूर्ण बजट अगर होता है वो जो होगा उसे लाना जरूरी होता है। केवल अगर इसके अंतरिम बजट से ही काम नहीं चलेगा। तो इतना हम लोग ध्यान रखें। चलिए आगे, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो देखिए अब किसका अनुमोदन, इसमें अनिवार्य किसका है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और वित्त मंत्री। अब तो इसमें देखिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का तो ध्यान में अगर सामान्य से जानकारी भी हो ना तो इसे निकाल सकते हैं। अब राष्ट्रपति और संसद में कभी कभी हो जाएगा, हो सकता है कि अगर नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है इसमें ये संशय हो सकती है, पर इसका सही उत्तर जो है ना वो बी है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में देखेंगे, संचित निधि के बारे में देखेंगे। ठीक, तो संचित निधि के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात 266 के एक जो है ना क्लाउज, उसमें इसका वर्णन है अनुच्छेद में। दूसरी बात कि ये दोनों ही स्तर पे होता है। दोनों स्तर का मतलब है कि केंद्रीय और राज्य दोनों ही सरकार के स्तर पर होता है। और अब इसमें क्या है देखेंगे कि संचित निधि का कैसा इसमें क्या क्या कौन कौन से जो है ना राशि इसमें रखे जाते हैं। देखिए वो जो कस्टम ड्यूटी होगा उसे रखा जाएगा, उत्पाद कर होता है उसे, आयकर होगा, और ऋण वसूली से धन जो आते हैं ना उन सबको इसी में रखा जाता है संचित निधि में। अब संचित निधि में 2 तरह के इनका व्यय विधि होता है। व्यय का तो हम बता ही दिए कि संसद एक अनिवार्य है, और संसद भी वो क्या है ना कि जो विनियोग अधिनियम होता है ना उसके माध्यम से इसे निकाला जाता है, धन संचित निधि से निकाली जाती है। अब धन अगर होगा ना उस पर 2 तरह का व्यय विधि है, एक है भारित, एक है सामान्य। पहले हम लोग सामान्य देखते हैं ना। सामान्य में क्या है ना कि जो भारित में नहीं आता है वो सभी भी खर्च सामान्य में आएंगे। तो यहाँ केवल हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे ना, भारित में कौन कौन से आते हैं तो हो जाएगा। पहला कि देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी खर्च होंगे वो, और दूसरी बात कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो खर्च होंगे वो भी इसी में आएगा। फिर क्या है कि CAG से संबंधित जो होगा वो भी आएगा। हाई कोर्ट और गवर्नर उनसे संबंधित भी खर्च। और यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा कि अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ तो न्यायालय जो है ना उसका भी खर्च होता है, इसके द्वारा वहन किया जाता है। UPSC का भी किया जाता है और स्टेट PCS का भी किया। स्टेट PCS मतलब जो राज्य का जो संचित निधि होगा ना उससे। और देखिए फिर ऋण जो लिया जाता है किनके द्वारा, ऋण या कर लिया गया है किनके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ से लेते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेते हैं, तो वो भी इसी में आएगा। फिर CAG को बता ही दिए। और देखिए जो हाई कोर्ट और गवर्नर का होता है ना तो उसमें क्या है, गवर्नर का जो वेतन होगा ना वो कौन देंगे, स्टेट वाला। और पेंशन जो देगा वो जो केंद्र सरकार होती है ना वो देगी, और वेतन जो देगा वो स्टेट वाला देगा। और अपना जो ड्रीम सर्विस है जैसे IAS, तो उसके लिए क्या है ना उल्टा है कि वेतन जो होगी ना वो उसके द्वारा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा। और जो पेंशन होगा वो देगी, केंद्र सरकार देगी। तो इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और कि देखिए जो भारित जो खर्च व्यय होगा ना उसमें मतदान और कटौती दोनों ही नहीं होता है। ठीक, और उस पर किया जाता है। और इसमें कौन क्या आएगा, जो सामान्य खर्च व्यय है ना उसमें क्या, जो अपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अटॉर्नी जनरल से, और जो चुनाव आयोग है उससे संबंधित जितने भी खर्च होंगे वो इसमें आएगा। अच्छा अब क्या है ना हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई। देखिए अभी जो हम लोग देख रहे थे ना उसी से पूछा गया कि कर और सरकारी कामकाज से निर्वाह हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होगा, संचित निधि में।
और संचित का ये ध्यान रखिए अनुच्छेद 266A, और एक बार इसे अच्छे से ना आप बेयर एक्ट से भी पढ़ लिए। और अगला देखते हैं। देखिए अब पूछा है ना कि संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन या किस चीज़ों की व्यवस्था करता है। अब देखिए इसमें, अच्छा पहले देख लेते हैं इसको। पहला है कि जिला योजना समिति का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने का। अब देखिए ये तीन है ना, तो पहला गलत होगा, क्योंकि देखिए 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायत से संबंधित था, और जो जिला योजना समिति है वो न्याय ये शहरी निकाय है उससे संबंधित है। तो अपना उत्तर जो होगा ना वो सी होगा। और अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या सीखना है। तो अभी ना 73वां संविधान संशोधन तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय टॉपिक है, उस पर तो हम लोग जाएंगे नहीं। अभी क्या देखेंगे, देखिए उसमें ना दो तरह के विषय को किया गया था, एक तो स्वैच्छिक था और दूसरा जो था वो अनिवार्य था। तो हम लोग पहले देखेंगे अनिवार्य को। ठीक, अनिवार्य में क्या है, सबसे पहली बात किसी जो पहला जो होगा ना वो कि ग्राम सब जो पंचायत होगा ना उसका गठन किया जाएगा, सब के लिए ये अनिवार्य है। दूसरा, न्यूनतम आय का जो वो आयु सीमा है वो 21 वर्ष को निर्धारित किया जाएगा। दूसरी बात, आरक्षण की व्यवस्था किन के लिए, महिलाओं के लिए 1/3, 1/3, और जो SC ST होंगे उनके लिए जनसंख्या के आधार पे निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि राज्य के जो इलेक्शन कमीशन होंगे उसका गठन, और वित्तीय जो राज्य के जो वित्तीय समिति ये होगा ना वित्तीय आयोग, उसका भी गठन करना, उपचुनाव की व्यवस्था करना। देखिए ये सब तो अनिवार्य हुए ना। अब इसके बाद देखते हैं जो स्वैच्छिक है, और स्वैच्छिक का क्या फ़ायदा है ना, इसको ध्यान रखने से कभी भी पूछा जाएगा ना कि स्थानीय स्वशासन में क्या क्या परिवर्तन या सुधार आवश्यक है, तो इसको वहाँ भी लिख सकते हैं। पहला तो है OBC को आरक्षण देना, जैसा कि यूपी में इसका प्रावधान है। फिर है पंचायतों को BCओं का हस्तांतरण करना। फिर है कि सामाजिक और जो आर्थिक है विकास हेतु उसको योजना तैयार करने का शक्ति पंचायत को कर शुल्क लगाने, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर शुल्क लगाने का अधिकार, और ग्राम न्यायालय की स्थापना। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो स्वैच्छिक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो तो क्या होगा। अब देखिए अगर ये पारित नहीं हो सकता है ना, तो सबसे पहली बात इसे ना लोकसभा में जो भी सरकार होती है उसका लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगर ये पारित नहीं हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि उनका जो है विश्वास मत वो सरकार खो दी है। तो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या करेंगे ना हम लोग की बजट की जो बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है ना उसे देखेंगे। क्या है, सबसे पहले इसे 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में क्या करता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह रखा जाएगा। इसमें बजट को प्रस्तुतिकरण किया जाता है बजट का। अब प्रस्तुतिकरण में क्या है कि सामान्य बजट के जो है ना वित्तीय मंत्री द्वारा लोकसभा में रखा जाता है। और क्या है कि राज्यसभा में राज्य जो मंत्री होंगे ना उसके द्वारा रखा जाता है। ये क्या है कि फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। पर अभी क्या है, इन सब चीज़ों से जो अभी हम लेखानुदान वाली चीज़ देख रहे थे ना, तो उसी के समस्या जो चुनौतियां उत्पन्न होती थी उसी के समाधान के लिए अब जनवरी फरवरी में लाया जाता है बजट। दूसरा चरण जो होगा वो भी राज्यसभा लोकसभा दोनों में होगा। मूलभूत जो उसमें सिद्धांत होंगे ना उस पर चर्चा किए जाते हैं। फिर क्या है इसमें क्या है कि दूसरा जो होगा उस दौरान क्या है कि ना तो बजट को विस्तृत अनुमान पर कोई चर्चा किया जाता है, और ना ही विपक्ष कोई कटौती लाती है, जो कि इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, कटौती और अनुमान दोनों ही। अब देखिए तीसरा जो है वो केवल लोकसभा में होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि सरकार अनुदान की मांग करती है और विपक्ष के द्वारा जो है ना चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तो
ये होता है ना, 3 चरण है। और 3 चरण तो ये है। और इसमें जो अब देखिए अभी जिन चीज़ों का जो उल्लेख हुआ ना कि कटौती और उसका तो क्या बोलते हैं उसको, अनुदान, तो इसे तो अभी करना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ये अब करेंगे ना तो काफ़ी समय ये लेगा, इसलिए अभी इसे छोड़ते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसे ज़रूर करेंगे। आप अपने स्तर से इसे ज़रूर देखें। देखिए कटौती में जो है ना नीति निर्मोधन होता है, एक मित व्ययता होता है और एक सांकेतिक। तो इसे ज़रूर ध्यान दीजिए, इसे देख लीजिए अपने नोट्स से, या कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसे अवश्य देखेंगे। अभी फिर क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए अब देखिए ये कितना शानदार प्रश्न है। अब इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ना चर्चा, वो वही उसी तरह का है। अब देखिए इसमें क्या है कि अपने पास आ गया क्या, मूल कर्तव्य। तो इसके बारे में देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना 1976, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब कहाँ किस में जोड़ा गया था, भाग 4 के कौ में। 4 के कौ में इसलिए जोड़ा गया था कि डीपीएसपी जो है ना वो भी यही है। और डीपीएसपी जिस तरह कि इसके लिए जो है ना न्यायालय नहीं जा सकते, न्याय योग नहीं है, उसी तरह ये भी न्याय योग्य नहीं है। और इसमें नया अनुच्छेद क्या था, 51 का कौ, इसे जोड़ा गया था। फिर क्या, इसे एक बार और किया गया था संशोधित, कब, 46वां, यानी 42वां में इसे शामिल किया गया था। 46वां संविधान संशोधन में इसे 2002 में इसे संशोधित किया गया था, जिसमें कि एक जो टॉ था उसे जोड़ा गया था। और टॉ में क्या है कि जो माता पिता, अच्छा इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे ना ये राइट ऑफ एजुकेशन, उसी के बारे में है वो, यहाँ जो संशोधन हुआ था ना वो यही है। तो इतना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसे ध्यान में रखिए, हर जगह काम देगा अपने तीनों ही स्तर पे। चलिए, अच्छा ये कौन से समिति के द्वारा लाया गया था वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चलिए मैं ही बता देता हूँ, स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके द्वारा, उन्हीं का इस पे लाया गया था। और वो तो उनका ये था ना सिफारिश कि इसे कानूनी बना दिया जाना चाहिए नहीं, और जो लोग अपने मूल कर्तव्य को नहीं का पालन नहीं करेंगे उन्हें दंड दिया जाए, ऐसा वो किए थे। अब देखिए 70वां है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे ना धार्मिक ये संप्रदाय के बारे में, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में। वही है कि भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार होता है। अब देखिए पहला है कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थान का स्थापना और संचालन कर सकता है। तीसरा आप पढ़ेंगे कि यह संप्रदाय समुदाय मुख्यमंत्री के 15 पॉइंट जो कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। देखिए अभी अगर मनोनयन का ध्यान होगा ना अपने को कि किस विधि से मनोनीत किया जाता है, तो हम यहाँ इसको कर लेंगे। देखिए इसमें मनोनयन का दो सदस्यों का मनोनयन होता था, जो अभी वो उसे भी समाप्त कर दिया गया लोकसभा में। बाकी राज्यसभा में किन किन लोगों का मनोनयन होता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए ये इसको अगर हम लोग गलत करते हैं ना तो देखिए दो चीज़ें हैं ना वो समाप्त हो गए। अब देखिए एक तो संवैधानिक है, संविधान में अपने उल्लेख है 30वां जो अनुच्छेद है, उसी में किसी में जो अल्पसंख्यक होंगे ना, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पे, दोनों को ही अपने रुचि के शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्री योजना है उसी में उसका भी जो लाभ होता है वो इनको मिलता है। तो उनको ध्यान में रखिए अच्छे से, क्योंकि ये 15 सूत्री जो होता है उसको एक बार पढ़ना चाहिए। फिर क्या है कि भारत के वित्त आयोग, इससे पहले ही पिछले वर्ष में ही हम लोग वित्त आयोग को देखे थे और अच्छे से समझे थे कि उससे संबंधित क्या क्या है। तो अभी तो हम लोग इसमें देखने नहीं जाएंगे कि इसका क्या इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है अपने संविधान में, और उनका दायित्व क्या है, संरचना वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, केवल उत्तर देखते हैं। क्या है पहला कि ये सही पूछ रहा है ना, तो सही क्या पहला देखेंगे, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वहन प्रोत्साहित करता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। देखिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों उनसे उनका कोई लेना देना है ही नहीं। पिछले वर्ष का जो है उसमें देखिए पता चलेगा, और आपने पढ़ रखा तो भी आपको ये पता चल ही गया होगा। फिर देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग
कन्फ्यूज हो जाए, क्या है कि वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो वित्तीय प्रशासनिक में ना प्रशासन जो होता है ना, उससे उसका तो कोई लेना देना है नहीं, वो केवल जो कर का भाग ही हो, क्या भाग निर्धारित जो भाग होना चाहिए ना राज्य केंद्र के मध्य और राज्यों के मध्य में, उसी का अनुशंसा करता है और उनके आधार क्या होने चाहिए वो इनके द्वारा किया जाता है। और जो पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है ना, तो ये हम कुछ हद तक उनके बारे में देख सकते हैं, वो जो CAG पढ़ते हैं ना हम लोग, उसके बारे में, उससे संबंधित है। तो अभी एक बार और जाकर उसके रिविजन कीजिए, और आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। और एक अनुरोध है कि यदि आपको सही लग रहा है ना, तो इसे लाइक किया कीजिए और शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, आभार।